नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर आपका स्वागत है सुयोग संस्कृत क्लासेस में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। हमारी आज तक की वीडियो की हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने वर्ण विचार, वर्ण परिचय पढ़ा था, जिसमें हमने वर्णों के प्रकार पढ़े, स्वर, व्यंजन, वर्ण क्या होते हैं, कहाँ स्पर्श करते हैं, किस मुख के किस भाग से निकलते हैं। ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम वर्ण विच्छेद पर आए थे। हमने वर्ण संयोजन पढ़ा था और इसके बाद वचन पढ़े थे। ये सब कुछ पढ़ने के बाद जब हमने वचन में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ लिए, अब बारी आती है कि हमें लिंग भी पहचानना है, क्योंकि लिंग और वचन जुड़े हुए हैं। आज हम लिंग के साथ एक बार फिर उन वचनों को छुएंगे। तो हम आज पढ़ते हैं लिंग। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से आज हमें केवल एक ही प्रकार पढ़ना है, जिससे हम एक ही बार में केवल एक ही बात को अच्छे से समझ पाए। तो देखिए, लिंग लिंग संस्कृत में 3 प्रकार के हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हिंदी में हम 2 ही लिंग पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, किंतु संस्कृत हमें तीसरा लिंग नपुंसक लिंग की भी आवश्यकता होती है। तो संस्कृत में जिस तरह हमने कल पिछली वीडियो में पढ़ा था 3 वचन, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे 3 लिंग: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 मुख्य तौर से 3 प्रकार होते हैं, किंतु आज हम केवल पुल्लिंग की चर्चा करेंगे। तो पुल्लिंग के बारे में आज हम क्या जानेंगे? पुल्लिंग की परिभाषा, पुल्लिंग के संज्ञा शब्द और पुल्लिंग के सर्वनाम। सबसे पहले देखते हैं पुल्लिंग की परिभाषा। पुल्लिंग क्या शब्द होते हैं? जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं, हमको पहले से ही विदित है कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। पुरुष जाति का बोध कैसे होगा? मैंने एक वाक्य बोला कि लड़का आ रहा है। एक छोटा सा बालक भी बता देगा कि यदि आ रहा है तो ये किसी लड़के की बात हो रही है, किसी पुरुष की बात हो रही है, किसी आदमी की बात हो रही है। और वही बोल दिया जाए वह गा रही है, तो कोई भी बता देगा कि ये किसी स्त्री की बात हो रही है, किसी लड़की की बात हो रही है। तो अपने आप ही जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध हो जाए कि वह जा रहा है, आ रहा है, खा रहा है, सुन रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये सारे शब्द अपने आप ही हम आंख बंद करके अपने कानों से हल्के से सुन के भी कह सकते हैं कि ये किसी पुरुष की बात हो रही है, ये किसी पुल्लिंग की बात हो रही है। तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ये तो हो जाती है इनकी परिभाषा। इसके आगे हमें कुछ इसके संज्ञा शब्द देखने हैं। संज्ञा शब्द से तात्पर्य है राम, श्याम, मोहन, राहुल, वृक्ष। तो किसी पर्वत का नाम, ये सभी हमारे पुरुष जाति में आते हैं, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। सारे ग्रह पुल्लिंग में आते हैं, सारे पर्वत पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों में केवल एक पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग में आती है। सारे पर्वत पुल्लिंग में आते हैं। तो ये व्याकरण में पहले से ही दिया गया है कि कौन कौन से शब्द पहले से ही पुल्लिंग में उपस्थित है। तो पुल्लिंग की कुछ संज्ञा शब्द हम देख लेते हैं, कुछ शब्द जिनसे हम पुरुष जाति का बोध कराएं। तो राम, वृक्ष, चस्का, गजः, कः, ये सारे शब्द हमारे पुल्लिंग के होते हैं। और भी होते हैं बहुत सारे शब्द पुल्लिंग के। तो अब इनको कैसे पुल्लिंग हम समझते हैं कि राम पुल्लिंग का है। राम तो फिर भी हम समझ जाएंगे कि राम पुरुष का नाम होता है। मैंने आपको दे दिया चषक, गज, कौआ मतलब काका, वृक्ष। तो कैसे पहचानेंगे कि ये पुल्लिंग के शब्द हैं? कैसे इनकी जानकारी लगेगी? इसके लिए हमने पिछली वीडियो में आपको जब वचन पढ़ाया तो उस वचन में भी मैंने रांत बताए थे, क्योंकि वचन और लिंग मैंने पहले ही कहा कि आपस में जुड़े हुए हैं। इनकी कुछ बातें बिल्कुल कॉमन होंगी, जो हमने वचन में पढ़ी होंगी वो हम लिंग में भी पढ़ेंगे। तो इन शब्दों को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हमें आकारांत पुल्लिंग समझना होगा। पुल्लिंग तो वही है, पर आकारांत क्यों इसके आगे जुड़ा हुआ है ये जानने की आवश्यकता है। तो आकारांत शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जिनके अंत में कोई मात्रा ना हो उन्हें आकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। कोई मात्रा ना होने से, देखिए मैंने लिखा राम, वृक्ष, चषक, काक,
पर्वत में किसी भी पर्वत का नाम ले लेते हैं, ग्रह में किसी भी नाम ले लेते हैं, तो ये राम, वृक्ष, चषक, काक, छात्र, बालक, नर और भी ऐसे कई शब्द जिनके अंत में छोटे आ का उच्चारण है। कहने का तात्पर्य जिनके अंत में कोई मात्रा नहीं लगी है, वहां छोटे आ का उच्चारण होता है। पुरुष जाति का व्यक्ति यदि अपना नाम भी देखे तो उनके नाम में भी छोटे आ का उच्चारण होता है। यदि किसी का नाम क्रांति क्रांति कहते हैं और नाम वो पुरुष का है, तो आप सुनेंगे कि वो क्रांति प्रसाद होगा। किसी भी व्यक्ति का नाम जिसमें आप बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा या बड़े आ की मात्रा सुनते हैं, यदि पुरुष जाति में, तो याद रखना, आप खुद गौर करना कि उसके अंत में या तो लाल लगा होगा, या चंद्र लगा होगा, या प्रसाद लगा होगा, या कुमार लगा होगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो इकारांत पुल्लिंग में जाते हैं। रवि, कवि, इन्हें इकारांत पुल्लिंग में भी जाते हैं, इकारांत पुल्लिंग भी होता है। लेकिन अभी हम सिर्फ अकारांत पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। इकारांत पुल्लिंग भी होता है, हम कभी लेते हैं इकारांत, महर्षि इकारांत, रवि इकारांत। तो आप चाहें तो पुल्लिंग की बात कर रहे हैं तो एक बार यहाँ पर लिख देते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। रवि, कवि, महर्षि, ये तो हो गए इकारांत के। पहले हमें आकारांत वाले देखने हैं। राम, वृक्ष, चषक, काक, छात्र, बालक, नर। इन शब्दों के अंत में कहीं पर भी कोई मात्रा नहीं है, मतलब इनके अंत में छोटे आ का उच्चारण है, इसलिए इनको कहेंगे आकारांत पुल्लिंग। ये पुरुष जाति के हैं, आकारांत पुल्लिंग ही होता है। ये भी आकारांत, चस्का भी आकारांत, काक भी आकारांत, छात्र भी आकारांत। क्योंकि जब हम व्यंजन अक्षरों को पढ़ते हैं तो हमें छोटे आ का उच्चारण सुनाई देता है। यहाँ भी व्यंजन ही है, म, च, क, त्र, क, न, रा। ये सारे के सारे इनको बोल के देखिए तो आपको आ का उच्चारण आएगा। तो ये है अकारांत पुल्लिंग। अब मैंने कुछ इकारांत भी लिखे हैं। तो रांत हम पहचानते हैं, शब्द के अंत में जो मात्रा लगी हो उस मात्रा से रांत बन जाता है। अकारांत, आकारांत, इकारांत। यहाँ छोटी की मात्रा है, ये इकारांत पुल्लिंग है। रवि इकारांत पुल्लिंग है। महर्षि इकारांत पुल्लिंग है। महर्षि में रा कोई मात्रा नहीं है, ये व्यंजन ही है। ई लेकिन मात्रा में है, इसलिए ये इकारांत। उकारांत भी होते हैं, नकारांत भी होते हैं, ऋकारांत भी होते हैं। ये सारे रांत मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ हमें अकारांत की आवश्यकता है। जब हम स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग पढ़ेंगे तो एक बार फिर इन रांतों के पास हम पहुंचेंगे। तो ये हो गए अकारांत पुल्लिंग। अब इसमें हम आगे समझते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। इसलिए इनको अकारांत कहते हैं और पुल्लिंग अकारांत और इकारांत, उकारांत होते हैं। देखिए अकारांत पुल्लिंग में हमने राम, वृक्ष, चषक देखा। इसके बाद हमारा जो आगे की बात है वो है, आगे का पढ़ना सर्वनाम पढ़ेंगे हम। सहा, तौ, ते, ये पुल्लिंग के सर्वनाम है। ठीक, ये पुल्लिंग के सर्वनाम है। एक वचन में सहा, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते आता है। सहा, तौ, ते, सहा, तौ, ते। जैसे ये सर्वनाम है, ठीक ऐसे ही हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम पुल्लिंग की बात करते हैं तो पुल्लिंग एक वचन में आता है, बालकः। छात्र लिखें, छात्रः। गज लिखें, गजः। राम लिखें, रामः। बालक लिखें, बालकः। राहुल लिखें, राहुलः। तो ये सभी एक वचन में विसर्ग लगेगा, क्योंकि पुल्लिंग के एक वचन में, पुरुष जाति के एक वचन में विसर्ग लगता है। द्विवचन में तौ लगता है। जो सर्वनाम होते हैं, मैं फिर कहूंगी, वही हमारे शब्दों में जाते हैं। तो बालकः का द्विवचन हो जाएगा बालकौ। छात्रः का द्विवचन हो जाएगा छात्रौ।
और फिर गजा का द्विवचन हो जाएगा गजाः। ठीक ऐसे ही इसकी तरफ जाते हैं। बस ये है कि यहाँ सर्वनाम में बहुवचन में एक ही मात्रा आती है, लेकिन शब्द में यहाँ थोड़ा अंतर होता है, बड़े आ की मात्रा आती है। बालिकाः, छात्राः, गजाः। इसकी मात्रा, ये बड़े आ की मात्रा के साथ इसका प्रयोग होता है। बालकः, बालकौ, बालिकाः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः, गजः, गजौ, गजाः। यहाँ पर अकारांत में इस तरीके के सर्वनाम आते हैं और दूसरे में अकारांत में इस तरीके से बनते हैं और इकारांत में दूसरी तरह से बनते हैं। तो जब उसमें हम अगले में पढ़ते हैं कि जब इकारांत में आपको समझाऊंगी तब इकारांत के बताऊंगी, जिस समय हम शब्द रूप पढ़ेंगे। तो अभी ये बालकः, बालकौ, बालिकाः, छात्रा, छात्रौ, छात्राः, गजा, गजौ, गजाः। जब भी आप पुल्लिंग को पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से उनके शब्द रूप करने पड़ेंगे। और जब हम इसके सर्वनाम की बात करेंगे तो सर्वनाम बिल्कुल अलग होते हैं। सहा, तौ, ते। दो सर्वनाम तो आपस में मिलते हैं शब्दों से, लेकिन एक सर्वनाम अलग हो जाता है। सहा, तौ, ते। सह कः, बालकः, तौ के, ताह काह, इस तरीके से ते का, ते के, इस तरीके से ये बनते हैं। तो ये हमारा हो गया पुल्लिंग का। बहुत कुछ नहीं था, बहुत आसान है। सर्वनाम याद रखना पड़ेंगे और साथ में बालकः, बालकौ, बालिका। तो इस तरीके से हमने पुल्लिंग को समझा। फिर इसके अगले वीडियो में मैं आपको स्त्रीलिंग समझाऊंगी और उसके अगले वीडियो में नपुंसकलिंग, और तीनों पर फिर हम एक साथ चर्चा कर लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा। नमस्कार।